पंकज, पंकज आपका माइक म्यूट है। अविनाश, ओम सभी को मैं डॉक्टर शिल्पी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप क्लास लेंगे। जैसा कि कल आपने योग से पूरे मानव शरीर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक साथ मिला करके जो अपने ज्ञान से सबको सराबोर किया, निश्चित रूप से आपके उस ज्ञान से सभी लाभान्वित हुए तथा योग के प्रति और निष्ठा बढ़ी, विज्ञान के प्रति, विज्ञान कैसे एक दूसरे के साथ है, बिना योग के विज्ञान संभव नहीं है, बिना विज्ञान के योग भी संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका आपने भली भांति बड़े निपुणता पूर्वक गहन अध्ययन को इतनी सरलता पूर्वक सबके सामने प्रस्तुत किया, तो सरल से सरल व्यक्ति भी उसे अच्छे तरीके से समझ गया। जो विज्ञान से नहीं है वो भी, और जो विज्ञान से है वो भी समझ गए कि योग कितना जरूरी है हमारे लिए। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर शिल्पी का, ये आज का सत्र करें और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमें फिर और थोड़ा सा अपने ज्ञान से सराबोर करें। जी, ओम। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पधारे समस्त गुरुओं और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं विधिवत तरीके से संध्याकालीन इस सत्र का आरंभ करूंगी। आप लोग जहां पर भी हैं अपने माइक्स को म्यूट कर आंख बंद कर अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख गहरी सांस लेते हुए देवों देवताओं का आह्वान करेंगे और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आप सब तक मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जी जी मैम, एकदम साफ आ रही है। तो हम जी इसको शुरू करेंगे, आज के सत्र को शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत बधाइयां। तो आज कल जो हमने पढ़ा था, कल जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कैसे हमारा श्वसन तंत्र और हृदय तंत्र काम करता है और किस तरीके से ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है।
और हृदय तंत्र जो हमारे शरीर में हर चीज, ऑक्सीजन हो, आपका ग्लूकोज हो, हार्मोन हो, हर चीज को पहुंचाने का कैसे शरीर में हर तरीके से पहुंचाता है, और इसके ऊपर योग और प्राणायाम का क्या असर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर हमारे योग और प्राणायाम से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कल हमने देखा था। आज के इस सत्र में जो 3 मेन सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला है पाचन तंत्र, उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र, और उसके बाद तंत्रिका तंत्र, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और तंत्रिका तंत्र जो कि नर्वस सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में आऊंगी, क्योंकि जैसा आपने देखा कि योग में रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। हम सांस कैसे ले रहे हैं और हम भोजन कैसा खा रहे हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। ये डायग्राम बार बार आएगा, अलग अलग फॉर्म में आएगा। एक बार मैं सबसे पहले आपको इसको पूरा एक डिटेल में बता दूंगी, उसके बाद हर एक स्टेप में कैसे कैसे डाइजेशन होता है इसको आप देखेंगे। आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसको देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि मतलब क्या है, कितने ब्यूटीफुली ये पूरा बना हुआ है। आप इसको जब ब्रेकअप करके देखेंगे और लास्ट में एक बार इसका फुल व्यू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र है जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देना। ये जो प्रक्रिया है ये पाचन की प्रक्रिया है। किसी भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देना पाचन की प्रक्रिया है। और इसको जो तंत्र ये तंत्र जिस कार्य को करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल हम क्यों कह रहे हैं? एक तो फिजिकल प्रोसेस है, जो हम खा रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि आप एक सेब खा रहे हैं। जो आप खा रहे हैं एक तो उसका ब्रेकअप हो रहा है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि वो टूट कर आपके शरीर के अंदर जा रहा है। दूसरा एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो आप खा रहे हैं उसको बॉडी इस तरीके से केमिकल्स रिलीज कर रही है कि वो इस तरीके से छोटे फॉर्म में आ जाए कि आपके सेल उसको ले लें। आपने एक सेब खाया, वो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस सेब के अंदर जो चीजें हैं, जो उससे रस निकलेगा, वो जाकर सेल में किस तरीके से पहुंचेगा, ये पूरा प्रोसेस जो है एक फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। पाचन का जो मुख्य कार्य क्यों होना है, हमारे शरीर में पाचन क्यों होना है? क्योंकि शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो ये एक पेट्रोल है जो शरीर को जरूरत है। तो हमें इसलिए जो हम खा रहे हैं वो हमारी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। आप कल का अगर अध्ययन याद रखें तो उसमें हमने बताया था कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी नाम याद रखें। और उसके ब्रेकअप से जो रिलीज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पसीने और जहां से भी हम मूत्र और अलग अलग फॉर्म से वो निकल जाता है। और जो CO2 है वो हमारे एयर से वापस, जो हम एक्सपीरेशन करते हैं उससे वापस शरीर से बाहर निकल जाता है। अब जो हम खाते हैं उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। ये 3 जो मेन चीजें हैं, इनके डाइजेशन के लिए शरीर को ब्रेकअप करने की जरूरत है। लेकिन जो जल है, पानी है, विटामिन है और खनिज है, मतलब मिनरल्स हैं, इनको ब्रेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे बॉडी में जाते हैं उसी तरीके से ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए जो विटामिन खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन की जरूरत, उसके लिए कोई आपके डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। अब ये जो पूरा प्रोसेस है अगर आप देखेंगे तो ये माउथ से शुरू होता है। नेजल वाला पार्ट हमने कल देख लिया था, माउथ से शुरू होता है। आपको पीछे मैंने बताया था यहाँ पे फेरिंग्स है जहाँ पे दोनों चीजें कॉमन है, माउथ का और जो एयर पैसेज है, दोनों चीज कॉमन है। इसके बाद जो ये ट्रैक आता है ये है ईसोफेगस। ये नीचे यहाँ पे आपको जो थैली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्टमक। यहां से नीचे आएगा तो ये जो अंदर आपको ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो एक बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन।
और यहाँ एनस जिससे हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है। तो माउथ के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसके साथ साथ साइड में आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लिवर दिख रहा है और यहाँ पे पैंक्रियास है, जो कि मैं आने वाले स्लाइड में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिवाइड कितने फेजेस में होता है। एक इंजेक्शन जो हम खा रहे हैं, एक मूवमेंट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डायग्राम में देखें तो ये है इंजेक्शन, यहां से हम खा रहे हैं, ये मूवमेंट है जो ईसोफेगस से। डायग्राम विजिबल नहीं है हमें। ये एक लैग होता है आपके में आने में 2 सेकंड टाइम लगता है। अभी देखिए थोड़ी देर में आ चुका होगा। मैं जब ये स्लाइड करती हूँ दूसरे से तो इसमें आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको डायग्राम अभी दिख रहा है? नहीं मैम, मेरे पास मैम विजिबल नहीं है और 2 मैसेजेस और भी आए हैं, उनको भी विजिबल नहीं होगा। अविनाश जी एक बार देखेंगे क्योंकि आपको विजिबल है। जिन साधकों को विजिबल नहीं है वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें क्योंकि सभी को विजिबल है। जी, आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हो सकता है। ओम जी, मैम की 2 आईडीज हैं, आप दूसरी वाली पिन कर लीजिए, दूसरी वाली आईडी को पिन कर लीजिए, डायग्राम विजिबल हो जाएगा। हाँ वो रहेगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि एक में मैं दिखाई दे रही हूँ, एक में मेरा स्लाइड दिखाई दे हाँ जी, यस मैम। आप दूसरी वाली पिन करिए, आपको डायग्राम दिख जाएगा। जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है ओम जी, आप वो जैसा ही बता रही हैं डिस्कनेक्ट करके जब दोबारा कनेक्ट किया तो मैम इट इज विजिबल नाउ। हो रहा है ना? जी गुरमीत और सभी से आग्रह है, एक मैं विशेष विनती करूंगा आप लोगों से, जब भी कोई समस्या हो तो सिर्फ चैट बॉक्स में डाल दें। इससे थोड़ा सा जो गोष्ठी चल रही होती है ना उसमें व्यवधान पैदा होता है। हम आपको व्यक्तिगत रूप से कॉल करके भी समझा सकते हैं और पहले में हम लोग समाधान देते रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी माइक ऑन करने की बजाय अपने जो भी आपको प्रश्न है या जो समस्या है उसको चैट बॉक्स में हमें अवगत करा देंगे। धन्यवाद आप सभी का। जी बहन प्लीज कंटिन्यू। ओम, तो मैं इसको आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये जूम किया आपके उसमें आ जाएगा। ये देखिए, इंजेक्शन मींस जो हम खा रहे हैं, फूड जो है ये माउथ से अंदर जा रहा है। ये आपका फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अगर आप इसको हिंदी में लें तो इसको हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी जो था वो सांस की नली थी, ग्रास नली जो है वो आपका ईसोफेगस है, फूड पाइप है। और जो माउथ है उसको हम हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद ये जब ये स्टमक में आ गई, इसको हम कहते हैं अमाशय, स्टमक या अमाशय। इसके आगे ये जो फूड जा रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने के लिए ये छोटी आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये है बहुत बड़ी, लेकिन ये ट्यूब के रूप में छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन से इसका साइज बड़ा ही होता है। इसके बाद ये नीचे ये पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो है ये बड़ी आंत है। इसके नीचे आपका होता है गुदा या जिसको हम कहते हैं एनस। उसके ऊपर होता है मलाशय जिसको हम कहते हैं रेक्टम। उसके नीचे एनस जिसको हम कहते हैं गुदा। तो आपका जो फूड का जो डाइजेशन जो शुरू हो रहा है, सबसे पहला प्रोसेस जो शुरू हो रहा है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंजेक्शन खाना, मूवमेंट मतलब मूव करना, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन जो मैंने आपको बताया, ब्रेकअप होना एंड केमिकल से मिलना। एब्जॉर्प्शन मीन्स स्वांगीकरण, मतलब शरीर का स्व अंगीकरण मीन्स बॉडी का अपने आप में उसको ले लेना। और एलिमिनेशन मीन्स एक्सक्रीट कर देना, जो वेस्ट है उसको निकाल देना। जो हमारी डाइजेशन है, जो मैंने आपको बताया कि माउथ से शुरू हो जाती है। हमारे माउथ में ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं। ये जो यहाँ पे आपको माउथ में दिखता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड। उसके साथ में होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये माउथ का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। आपने अल्कोहल जो लोग ज्यादा लेते हैं उनका देखा होगा, गाल दोनों तरफ फूला होता है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल जब हम ज्यादा लेते हैं, सलाइवा ज्यादा सिक्रीट होना होता है, तो ये दोनों ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाते हैं। मम्स की जिनको बीमारी होती है उनमें भी पैरोटिड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद सबलिंगुअल, लिंगुअल मीन्स टंग, तो उसके नीचे का ग्लैंड सब मैंडिबुलर, ये हमारा मैंडिबल है तो इसके नीचे,
तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये हमारे माउथ में सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं और साथ में हमारे दांत होते हैं जो हमारे उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ये जो दांत होते हैं ये होते हैं रदनक, चवर्णक, जो कि मीन्स जिसको हम कहते हैं कैनाइन इंसाइसस, प्रीमोलर और मोलर। रदनक और चवर्णक इनका काम होता है रगड़ना, और चवर्णक मीन्स तोड़ देना, मतलब इसको ब्रेक करना और इसको रगड़ देना। तो मतलब माउथ से ही आपका ब्रेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं, जो आंत का काम है, जो दांत का काम है, वो आंत पर ना छोड़ें। मतलब कि जब आप खा रहे हैं तो उसको इस तरीके से च्यू कर लें कि आपके आंतों को कम काम करना पड़े। लेकिन हम बात करते करते जल्दी जल्दी खाते हैं तो सारा जो लोड कर देते हैं वो आंतों पे कर देते हैं, दांत के ऊपर लोड नहीं रखते। तो जो काम दांत का है वो दांत को करने दें, आंतों के ऊपर ना छोड़ें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सलाइवा है वहां जो मेन आपका जो एंजाइम रिलीज होता है वो एमाइलेज रिलीज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, मतलब स्टार्च को ब्रेक करता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? आप देखिए, आप एक रोटी खाइए जिसमें कि बहुत ज्यादा स्वाद नहीं है हो रहा, जब आप उसको धीरे 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 करके च्यू करने लगेंगे तो वो आपको मीठी फील होने लगेगी। मतलब कि वहीं से आपका उसका ब्रेकअप का प्रोसेस शुरू हो गया है, और जो मीठा फील हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर मीठा होता है, इसलिए वहीं से आपको उसका माउथ में टेस्ट सेंसेशन फील होने लगता है। जब हमारे माउथ में, अच्छा इसके साथ एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि माउथ में इसके साथ साथ लाइसोसोम रिलीज होता है, लाइसोजाइम जिसको बोलते हैं। लाइसोजाइम का क्या रोल है? लाइसोजाइम हमारे माउथ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब जो हम खाते हैं, आप देखिए कितनी चीजें हम खा रहे हैं, हर में तो बैक्टीरिया कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आए दिन हमको डायरिया, डिसेंट्री तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? साथ में आपने बच्चों को देखा होगा, एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, मुंह में हाथ रखे रहते हैं, हमेशा मुंह में हाथ रहता है, तो उनको भी आपने देखा होगा कि हर दिन डायरिया, डिसेंट्री नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस तरीके का बना हुआ है कि वहीं से आपके बैक्टीरिया किल हो जाएं। तो जैसे ही आपने माउथ में फूड को डाला और ये जो 4 तरीके की दांत हैं और जो सलाइवा है, इन सब ने अपना रोल प्ले किया, बैक्टीरिया को लाइसोजाइम ने हटा दिया, तब जो ये माउथ में जो फूड का जो पार्टिकल था ये पूरा बन गया, एक गोलाकार स्ट्रक्चर के फॉर्म में बन जाता है। वो इस तरीके से टंग उसको घुमाता है कि वो एक मिक्सी में जैसे गोल बन जाता है, उसमें गोल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बोलस। मतलब कि खाना जैसे ही आपके मुंह में चला गया वो बोलस का फॉर्म ले लेता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको गोल ही होना क्यों जरूरी है? ये जो पूरा बन गया, ये इसको गोल ही होना क्यों जरूरी है? आप में से कौन मेरे को ये बताना चाहेगा? मेरे को आपके नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीलम जी हैं, नीलम, हाँ पिंक सूट में बैठी है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ बताएं प्लीज अनम्यूट करके कि इसको गोल ही होना क्यों जरूरी है, आपके हिसाब से क्यों गोल होना जरूरी है? जी ओम। ओम नहीं बता। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। इसलिए होता है क्योंकि देखिए गोल कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो भगवान ने इसको इस तरीके से बनाया है कि जब गोल हो जाएगा उसका सरफेस एरिया कम होगा, और आपका कोई भी जो ट्यूब है वो ट्यूब है, गोल है, तो उसके अंदर से उसको पास होके जाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होता, किसी तरीके का होता, तो आपको हर समय लगता मेरे को अटक रहा है। मैक्सिमम लोगों को जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है या खाने में प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है मैंने खाना खाया मेरे गले में अटक गया है, मेरे गले में फंस रहा है, क्योंकि एक तो चबा नहीं रहे हैं और दूसरा हमारा मैकेनिज्म इस तरीके से बना हुआ है कि वो गोल बने जिससे कि वो धीरे धीरे आपका नीचे स्टमक तक चला जाए। तो यहां तक ये क्लियर हो गया कि ये बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बोलस गोल स्ट्रक्चर है जो कि फूड पाइप से नीचे की तरफ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रास नली है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जो कि ईसोफेगस है। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो ईसोफेगस है इसका मूवमेंट होता कैसे है। जो हम खाए हैं, आपने देखा होगा, आप जो भी खाएं वो टप से जाके स्टमक में तो नहीं गिरता, नहीं तो इतना गिरता तो आपको आवाज भी आती और हर समय आपको वो महसूस होता कि क्या गिर रहा है।
ऐसा नहीं बना है। ये बना इस तरीके से है कि इसका मूवमेंट एक वेव की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। मतलब जो आपने खाया वो एक वेव की तरह आगे की तरफ पुश होगा, डप डप करके नहीं गिरेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक वेव की तरह आगे पुश और स्टमक में जाए। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, और हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन मीन्स एक वेव की तरह वो आगे मूव होना। क्रमानुकुंचन का जो रोल है ये हमारे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो आपने षट क्रिया की है, आज और कल में जो षट क्रिया की है, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है मैं आपको बता रही हूं। जो आप धोती करते हैं उसमें जो आप क्लोथ को अंदर डालते हैं, या आप अंदर जो डाल रहे हैं, पहले तो गैग यहाँ पे होता है, उसके एक बार गैग फील होने के बाद ये अंदर कैसे चला जाता है? अंदर ले जाने वाली क्या चीज है? ये पेरिस्टाल्सिस है जो धीरे 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 करके उसको अंदर की तरफ पुश कर देती है। और जब वो अंदर पुश हो जाता है तो वो अंदर से जब हम उसको पुल करते हैं तो वो उस तरीके से पूरी क्लीनिंग हो जाती है। ये तो नंबर 1। नंबर 2, जो हम कुंजल की प्रोसीजर करते हैं। कुंजल में क्या करते हैं, आप गर्म पानी में नमक डाल के पी लेते हैं, और पीने के बाद हलक में हाथ लगाकर आप वॉमिट करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक क्लेंसिंग की प्रोसेस है, कुंजल जिसको कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, विपरीत क्रमानुकुंचन हो रहा है। विपरीत क्रमानुकुंचन मीन्स कि इसी को हम रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस आगे चल रहा था उसको हम उल्टा करके बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये भी एक क्लेंजिंग की प्रोसेस है। तो इसका यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है जिसमें सेगमेंटेशन लिखा हुआ है, आप इन दोनों को देखें, दोनों में डिफरेंस है। इसमें पुश हो रहा है और इसमें एक सेगमेंट की तरह जा रहा है। एनस में जब मल इकट्ठा होता है वो सेगमेंटेशन प्रोसेस से निकलता है, और फूड जब अंदर घुसता है वो क्रमानुकुंचन के प्रोसेस से स्टमक तक पहुंच जाता है। यहां तक क्लियर हो गया कि जो फूड है वो बोलस के फॉर्म में नली से आपके स्टमक तक आ गया। अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारा आया वो है अमाशय या स्टमक। स्टमक जो है इसको मैं जूम करके दिखा रही हूं, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्डियक पार्ट, इसके बाद का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडिक पार्ट, और इसका जो तीसरा पार्ट है ये होता है पाइलोरिक पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें। आपको जिन लोगों को भी गैस की समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, इसको समझेंगे तो आपकी आधे से अधिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कार्डियक पार्ट है, नाम से ही समझ में आता है, कार्डियक मीन्स हार्ट, तो ये हार्ट के पास वाला पार्ट है, तो ये पार्ट हार्ट के पास रहता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है फंडिक पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इस तरीके के ब्लेड्स की तरह रहते हैं, तो ये खाने को रोकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपने ऊपर से खाना खाया, यहां से फटाफट होके सीधे इंटेस्टाइन में निकल गया, एब्जॉर्प्शन का जगह ही कहां बचा। तो ये जो है ये खाने को फंडिक पार्ट रोकता है। इसके बाद जो पाइलोरिक पार्ट है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन आपका खाना लेने के लिए रेडी हो जाता है तो ये खुलता है और खाना बाहर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने कई लोगों को सुना होगा कि जिनको चेस्ट पेन होता है उनको ये नहीं समझ में आता मुझे गैस का पेन हो रहा है कि हार्ट का पेन हो रहा है, दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं। और आधे लोग जिनको हार्ट अटैक होता है वो गैस की दवाई खा रहे होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम हो रही होती है, वो सोचते हैं हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों की जो नर्व सप्लाई है एक दूसरे के पास है, इन दोनों का जो एक सेगमेंट है वो पास है। तो जब यहाँ पे पेन होता है तो आपको लगता है मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, और जब आपके हार्ट में पेन होता है तो आपको लगता है कि मेरा ये गैस की समस्या है। नंबर 1 तो ये। दूसरा, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये एसिड रिलीज करता है, और एसिड ही भगवान ने इस तरीके का बनाया है जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे HCl को रिलीज करता है, और ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है जैसे कि एक बैटरी, अगर आप बड़ी वाली बैटरी ले 1.2 से 3.5 इसका pH होता है। सोचिए कितना एसिड होता होगा, मतलब अगर किसी के शरीर में लग जाए तो जल जाएगा, इतना ज्यादा एसिड ये रिलीज करता है। अब जो एसिड रिलीज करता है वो क्यों करता है? क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारे फूड को
एसिड की जरूरत है। जब फूड और एसिड मिलेंगे तभी वो ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एसिड रिलीज हो रहा है, इतना ज्यादा एसिड है तो हमारे शरीर को क्यों नहीं खा लेता, हमारा स्टमक ही क्यों नहीं गल जाता अगर इतना ज्यादा एसिड है तो? उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर में एक म्यूकस की लेयर होती है, इतनी सुंदर एक म्यूकस की लेयर है जो कि आपके एसिड को बाहर के जो लाइनिंग है उससे टच होने नहीं देती। जब आपके शरीर में, जब आप, अब इसको इस तरीके से देखिए कि जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हम कहते हैं हमको एसिडिटी हो रही, बाहर गए पार्टी में खाना खा लिया एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी होने से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो म्यूकस लेयर है ये ब्रेक हो जाती है। जैसे ही म्यूकस लेयर ब्रेक हुई तो स्किन में छोटे छोटे इरोशंस हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पेट में अल्सर बन गया। अब जब ये अल्सर बन गया और उसके ऊपर एसिड पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगा तो आपको गैस बनेगी, डकारें आएंगी, ये सारी चीजें होंगी। अगर ये एसिड ज्यादा रिलीज होने लग गया तो क्या होगा, ये फूड पाइप को भी इरिटेट करेगा। ये जो आपकी ग्रास नली थी इसको इरिटेट करेगा, और इसको इरिटेट करने से आपको जो खट्टी डकारें आती हैं, जो बहुत ज्यादा डकार महसूस होती है, वो क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे एसिड रिलीज होता है, ये काम हो गया। इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, म्यूकस लेयर इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो फंडिक पार्ट है। इसमें जो ये होते हैं इनको रोजी कहते हैं, जो कि इनको फूड को रोकते हैं। इसलिए आप देखना कि अगर आप बहुत समय तक भूखे रहते हैं तो आपको पेट में गड़ता है। गड़ता क्यों है, क्योंकि ये चीज है, यहाँ पे खाना तो आया ही नहीं तो गड़ने लग जाता है, इसलिए आपको ये पेट में गड़ने की समस्या होती है। गैस की समस्या किससे हो रही है, कार्डियक पार्ट से हो रही है। जो गड़ने की समस्या वो क्यों हो रही है, वो फंडिक पार्ट से हो रही है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो पाइलोरिक पार्ट है, जिसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें पेप्टोन्स निकलते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमने देख लिया, प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहां तक आपने देखा कि इतनी चीजें डाइजेस्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जो पानी आप पीते हैं वो डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी तक बाकी चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई है, स्टमक से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। अल्कोहल जो आप लेते हैं, जो भी अल्कोहल लेते हैं वो डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्योंकि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है इसलिए इमीडिएट इफेक्ट देता है। जैसे ही अल्कोहल पिया इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है, और इसलिए कहते हैं कि जब आप अल्कोहल लें तो कुछ खाएं जिससे कि वो उसमें मिला रहे और डायरेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट ना करे। अगर आपने खाली पेट अल्कोहल ले लिया तो इमीडिएट आपको उसका एहसास होने लगता है, क्योंकि सीधे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करता है और ब्रेन तक चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि किस पार्ट पे क्या डाइजेशन होता है। अच्छा, एक चीज और, ये जो यहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो हमने धोती की जो लेंथ बनाई है वो इस तरीके की बनाई कि यहाँ तक रुक जाए। अगर यहाँ तक न रुके तो ये स्फिंक्टर बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो यहाँ पे आपका वो क्लॉथ है जो आके फंस जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से डालना है और यहीं तक डालना है, क्योंकि यहीं तक क्लीनिंग होनी है, और यहाँ से इसको वापस निकाल लेना है, क्योंकि उसके नीचे का जो रोल है वो बस्ती करेगा, उसके आगे का रोल धोती नहीं करेगा। तो यहां तक ही हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट करके डालना है। इसलिए ये बोला जाता है कि इतना दूर तक ही रखें, नहीं तो इसमें फंस जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कुंजल कैसे कर रहा है और धोती कैसे कर रहा है, क्या चीजें रिलीज हो रही हैं, और किस तरीके से हार्ट और आपका जो स्टमक की प्रॉब्लम है एक दूसरे से आपको रिलेटेड दिखती है। और इसीलिए कहा गया है कि अब आप देखिए स्टमक का कितना छोटा सा कैपेसिटी और हम कितना खा लेते हैं। और आप इमेजिन करिए मिक्सी को आप ऊपर तक बंद कर दीजिए, ऊपर तक भर दीजिए, तो मिक्सी चलेगी? आप कितना भी घूम घूम करके घुमाते रहेंगे, मिक्सी नहीं चलेगी। तो इसीलिए अगर पूरा आपने इसको पेट को भर दिया तो अब इसके आगे इसमें क्या होगा, वो एसिड ज्यादा रिलीज होगा, वापस लौटेगा और आपकी डाइजेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहते हैं 75% ही खाइए और उससे ज्यादा पेट ना भरें। ये जो आयुर्वेद में कहा गया वो इसीलिए किया गया कि कितना स्पेस तो छोड़िए कि वो मूव करे, क्योंकि ये पूरा मूव करेगा तब इसमें ब्रेक डाउन होगा। अगर मूव करने की आपने जगह ही नहीं छोड़ी तो फिर वो आगे आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये स्टमक का पार्ट था जो इस डायग्राम में दिख रहा था। अब हम इसके आगे पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, आपको डायग्राम में भी मैं दिखाऊंगी, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इन तीनों का क्या क्या रोल है? जो मैक्सिमम आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपके जेजुनम में। जेजुनम क्या है? एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जो खाने को, एक जैसे खाना बनता है तो हम पूरे एक प्लेट पे फैला देते हैं, उस तरीके से ये पूरे आपके स्टमक, आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में उसको फैला देता है, फैला के पूरी तरीके से उसको ब्रेक डाउन करता है। और आइलियम में ये छोटे छोटे विलाई होते हैं जो ये दिख रहे हैं, जो कि खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी में पहुंचाने के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये 3 पार्ट हैं जिसमें कि आपका एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे तो आपका जो खाना था स्टमक में ये तो एसिडिक था, मतलब कि अम्लीय था। अब अगर हमें इसको बेसिक बनाना है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एसिड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको एसिड खाना चाहिए ही नहीं, उसको बेस में ही काम करना है, और वहां खाना बन रहा है एसिड में। तो अब ये तो हो गया कंफ्यूजन कि अब यहाँ पे कैसे होगा कि एसिड जो खाना है वो बेस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे रोल आता है आपके लिवर का और पैंक्रियास का, क्योंकि लिवर और पैंक्रियास इस तरीके के सिक्रीशंस करते हैं कि जो आपका अम्लीय खाना है वो क्षारीय में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब जो एसिड खाना आ रहा है वो बेस में कन्वर्ट हो जाए, ये काम इन दोनों का है। अगर ये सीधे इंटेस्टाइन में पहुंच गए तो आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग को ब्रेक कर देंगे। इसलिए आप जानते होंगे जिनको पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है उनको फिर उनको कहा जाता है कि आप ज्यादा ना खाएं, क्योंकि ये पूरा लाइनिंग ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब ये किस तरीके से सिक्रीट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है किस तरीके से, इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें मैं पीछे आऊंगी। यहां देखिए, इसके बाद ये स्लाइड आ गया। ये जो है ये पैंक्रियास है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, जो कि आपके एंजाइम्स को रिलीज करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इससे जो निकलता है इसको हम कहते हैं सक्कस एंट्रिकस। उसमें आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जाने कि ये अग्नाशय है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है डाइजेस्ट करने के लिए। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप में से कोई भी मुझे बताएगा कि इसका और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैंक्रियास का रोल क्या है, और क्या चीज पैंक्रियास से रिलीज होती है? इंसुलिन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको पता ही है कि इससे इंसुलिन भी रिलीज होता है, और साथ में ये जो मैंने आपको बताया जो एंजाइम्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं। तो ये हो गया पैंक्रियास। और इसके साथ साथ में ये देखिए, ये एक टोपीनुमा जो स्ट्रक्चर है, ये है लिवर। जो लिवर है ये पित्त को निकालता है। पित्त को निकाल के कहाँ डालता है? ये नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि पित्ताशय जिसको कहते हैं। ये पित्त जो है और जो अग्नाशय से जो निकल रहे हैं ये पूरे खाने को बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं ड्यूडेनम में, जब वो ड्यूडेनम में खाना आता है, इधर से दोनों अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, खाना बेसिक बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये आगे इलियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो बाइल है या जो पित्त है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए जब लिवर की प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं फैट वाला खाना बिल्कुल नहीं खाएं, सिर्फ मीठा खाना खाएं, कोई भी फैट की चीजें ना खाएं, क्योंकि लिवर ही है जो वसा मतलब फैट इसको एब्जॉर्ब करता है और इसके डाइजेशन में हेल्प करता है पित्त को रिलीज करके। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा फैटी खाना खाते हैं उनको बाइल में स्टोन जल्दी बन जाता है। इसलिए बनता है क्योंकि बॉडी में पित्त ज्यादा रिलीज हो रहा है, पित्त बाइल ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो अगर उस जगह में रह गया तो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लिवर जो है आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को, पॉइजन्स को निकालता है। अल्कोहल है, पॉइजन है, ड्रग की क्लियरिंग है, ये सारा कुछ इस लिवर के थ्रू होता है। और इसी के नीचे आप देखिए ये गॉल ब्लैडर है, जो एक छोटा सा हरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है हरा स्ट्रक्चर, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। और ये पैंक्रियाज है जो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके, जिसमें से आपके एंजाइम्स निकल रहे हैं सक्कस एंट्रिकस। और आपका फैट का डाइजेशन, अभी तक आपने देखा था ऊपर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हुआ था, उसके बाद आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो गया था, और फैट का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो गया। इस तरीके से आपके तीनों डाइजेशन फाइनली आके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं।
इसी को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पे आपके सीकम से कनेक्टेड है। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट हमने यहाँ देखा था, ये जाके इलियोसिकल जंक्शन जिसको कहते हैं, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन किस तरीके का है, कोलोन जिसको हम कहते हैं, एसेंडिंग कोलोन मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। इसलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मसाज थेरेपी जो देते हैं उनको कहते हैं इस तरीके से आप मसाज दीजिए, जिस तरीके एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज दीजिए। जब आप इस तरीके से मसाज देंगे तो क्या होगा, ये इसी तरीके से स्टिमुलेट होगा और आपका मोशन हो जाएगा। साथ में जब हम बस्ती की प्रोसेस करते हैं, वो मैं आपको एक बार ये कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा इलियोसिकल जंक्शन है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स को एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया है, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है यहाँ पे वो बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे डाइजेशन में हमको हेल्प करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक हम कहते हैं ज्यादा मत खाइए, और एंटीबायोटिक जब भी देते हैं साथ में हम बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मारता है तो डिफरेंशिएट नहीं करता कि गुड बैक्टीरिया कौन सा है, बैड बैक्टीरिया कौन सा है। तो बॉडी के लिए जो गुड बैक्टीरिया है, देखिए बॉडी में बैक्टीरिया तो रहेगा ही, आप इतना मल इकट्ठा हो रहा है तो बिना बैक्टीरिया के खाए, बिना बैक्टीरिया के हुए तो डाइजेस्ट होगा नहीं। तो जो गुड बैक्टीरिया है वो भी एंटीबायोटिक से किल हो जाता है। इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स या लैक्टोबैसिलस दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई लूज मोशन और इस तरीके की समस्या नहीं हो। नहीं तो जैसे आपने एंटीबायोटिक डायरेक्ट खा लिया और कुछ और बी कॉम्प्लेक्स नहीं लिया, इमीडिएटली आपको पेट खराब हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया रहता है और इसको मेंटेन करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आता है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे हमने षट क्रिया की, षट क्रिया करते हैं उस समय आपको बताएं कि कौन कौन से तरीके के आसन बोले जाते हैं करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे बोला जाता है कि आप ताड़ आसन करिए, तिर्यक ताड़ आसन करिए। उसका रीजन क्या है मैं आपको दिखाती हूँ क्यों है होता है वो। ये देखिए, ये जो आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा है, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप ताड़ आसन करते हैं तो ये जो पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है। आपने उसको एक कॉलम की तरह बना दिया, ये पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को आपने कॉलम की तरह बना दिया। आपने गर्म पानी पिया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को पूरा कॉलम की तरह बना दिया। उसके बाद आपने तिर्यक ताड़ आसन किया, आपने इस तरीके से मुंह किया, तो जो भी पानी आपने पिया, जो भी किया आपने उसको उस तरीके से मिक्सिंग कर ली। तो उसके बाद आपका कोई भी क्लियरिंग होना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप ताड़ आसन कीजिए। आपने रोज सुबह की क्लासेस में सुना होगा ताड़ आसन करे, तिर्यक ताड़ आसन कीजिए, क्योंकि ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये एक कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर है। जब आपने इसको पूरा का पूरा स्ट्रेट कर दिया और उसमें आपका फ्लूइड इकट्ठा हुआ, गर्म पानी आपने पिया, उसको शेक किया, तो आपका नेचुरली पूरा का पूरा एक कॉलम बन गया है। तो आपका फ्लो इजी बनेगा और इस तरीके से मोशन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, जो मैंने आपको बताया था स्टमक में हुआ था, उसके बाद वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो आपका होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मैक्सिमम वाटर, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का और किसी चीज के एब्जॉर्प्शन में रोल नहीं है अदर देन वाटर के एब्जॉर्प्शन में। इसीलिए जब आपका पेट खराब होता है, लूज मोशन, डायरिया होता है, तो आपका वाटरी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये खराब हो जाता है। ये खराब हो जाने की वजह से आपका वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो यहां तक हमने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया, कैसे फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, दोनों तरफ से जो आपकी जो ग्रंथियां हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। जो फूड आपका माउथ से गया वो बोलस के फॉर्म में है, जो स्टमक तक पहुंचा वो काइम बन गया, और जो आपका एनस तक पहुंचा वो काइल बन गया। इस 3 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बोलस, काइम और काइल। और जो आपकी ग्रंथियां जो इसमें काम कर रही हैं वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से दोनों तरफ में ग्रंथियां होती हैं। जो आपके जो आप कहते हैं जठराग्नि जो बोलते हैं हम, जो स्टमक से निकल रही है वो जठराग्नि होती है, जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। जिसको कि हम ये मानते हैं कि किस समय हम खाएं। अगर आपको याद होगा, गुरुजी वर्मा जी ने बहुत अच्छी क्लास ली थी जिसमें आपको बताया था किस समय क्या खाना है, किस तरीके से खाना है।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जब हमने ये एनाटॉमी को डिस्कस पूरा कर लिया, तो अब हम इसको योग शास्त्र की नजर से देखेंगे कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी डायग्राम में मैं पहुंच गई हूं। जो हमारा पंच कोश है, इसमें जो बाहर का कोश जो है अन्नमय कोश जिसको हम बोलते हैं, ये जो सारा फूड का जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अन्नमय कोश में हो रहा है, जो कि हमारी एक फिजिकल बॉडी है। लेकिन उसका प्रभाव देखिए कि वो सारे बॉडी को प्रभावित करेगा। इसीलिए ये योग में कहा गया है कि आप कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं और मन में क्या विचार लेके खाएं, ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है। मन में विचार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये कहा गया है कि रोटी और बेटी की पवित्रता को मेंटेन करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो आप सोच कर खा रहे हैं, जो आपका बनाने वाला सोच कर बना रहा है, इन दोनों का आपके खाने पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। नवरात्रि में जो प्रसाद बनता है या जो कंचक भोज बनता है, वो इतना टेस्टी क्यों बनता है? क्योंकि उस मेंटल स्टेट से बनाया गया कि मैं उसको भोग में चढ़ा रही हूँ। जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो इतना टेस्टी क्यों बनता है? क्योंकि वो उस भाव से बना रही होती है कि मेरे बच्चे को खाना है। यही आप बाहर से किसी कुक को रख लीजिए, खाना बनवा लीजिए, उसका वो प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि मेंटल स्टेट जो बना रहा है और जो खा रहा है, दोनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कैसा खाएं? तो ये आपको वर्मा गुरुजी ने बताया था, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। सात्विक भोजन खाएं। कितना खाएं ये जरूरी है कि आप सिर्फ 75% ही अपने पेट को भरें, उससे ज्यादा ना भरें। कैसे खाएं ये जरूरी है, आप किस आसन में बैठ के खा रहे हैं। जब आप खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा आसन जो योग में दिया हुआ है वो आप सुख आसन में बैठकर खाएं। सुख आसन में बैठकर जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। और एक आसन ऐसा है जो आप खाने के बाद भी लगा सकते हैं, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन सा आसन है जो आप खाने के बाद भी लगा सकते हैं? वज्रासन। वज्रासन। ओम जी, बहुत अच्छा, सबको ताली बजाएं, बहुत ही बढ़िया। तो वज्र आसन हम खाने के बाद लगा सकते हैं। तो कैसा खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं? कैसे खाएं? ये सुख आसन में बैठ के खाएं और वज्र आसन खाना खाने के बाद लगाएं। वज्र आसन क्यों लगाना है? क्योंकि वज्र आसन जब आप लगाते हैं तो आपका पूरा सर्कुलेशन स्टमक की तरफ चला जाता है। जब आपका पूरा सर्कुलेशन स्टमक में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टमक में जाएगा, तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से होगा। अब आप चल रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं या जैसे तैसे बैठे हैं, तो उसमें क्या होगा, बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ भी ऑक्सीजन जाना है, उस दूसरी तरफ भी सर्कुलेशन जाना है, तो स्टमक में उतना प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं होगा। नंबर 1 ये। दूसरा एक बात और भी इंपॉर्टेंट है जो इससे डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी मरीज को, हार्ट के मरीज को स्पेशली ये बोला जाता है खाने के इमीडिएटली बाद ठंडी हवा में ना निकलें, बाहर ना निकलें, इमीडिएटली कोई एकदम एक्सर्शन वाला काम ना करें, क्योंकि उस समय जो सर्कुलेशन तो बॉडी में लिमिटेड है, ब्लड सप्लाई लिमिटेड है, उस समय आपकी सप्लाई पूरी की पूरी स्टमक में गई हुई है। और उसी समय अगर आप ये करने लगेंगे, ठंडी हवा में निकल जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी हार्ट की सप्लाई को कम हो जाएगा, तो आपको एंजाइना अटैक ज्यादा होगा। उस समय हार्ट अटैक की जो ज्यादा होता है वो आपके खाने की इमीडिएटली बाद अगर आपने कुछ किया तो ज्यादा होता है। और हार्ट के मरीज को भी ये बताया जाता है कि आप वज्रासन में बैठें तो आपका चित्त भी शांत रहेगा और आपके स्टमक का डाइजेशन भी अच्छी तरीके से होगा। अब ये 5 पंचभूत हमने पहले ही डिस्कस किए थे, कल इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगी कि योग में कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन। तो जैसा आप खाते हैं आपका मन वैसा ही रहता है। और अब जो मैं बता रही हूँ उसको एक बहुत ध्यान से सुने कि कैसे ये हमारे पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इसका एक छोटा सा इफेक्ट नहीं है कि आज हमने ये खाया इसका ये इफेक्ट है, कैसे इफेक्ट करता है इसको समझें। जो भी हम खाते हैं, जो भी फूड है जो हमने बोला सर जिसमें कन्वर्ट हुआ, वो फाइनली किस चीज में कन्वर्ट हो गया? रस में कन्वर्ट हो गया। रस मीन्स जूस, जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जो रस है
वो रक्त में कन्वर्ट होता है, जो रक्त है वो मांस में कन्वर्ट होता है, मांस जो है मेद में मींस फैट में कन्वर्ट होता है, मेद जो है अस्थि में कन्वर्ट होती है, अस्थि जो है अस्थि मज्जा मींस बोन मैरो में कन्वर्ट होती है, और वो उसके आगे वो शुक्र और वीर में कन्वर्ट होता है, सीमन में कन्वर्ट होता है, फ्लूइड के सिक्रीशन में कन्वर्ट होता है, और यही आपके प्रजनन में आपकी संतान में अपीयर होता है। तो जो आपने खाया है वो संस्कार आपके संतान में आएंगे। तो ये अगर आपने गलत खाया है तो आप सोचेंगे संस्कार आपके बच्चों में नहीं आएंगे, तो नहीं, क्योंकि यही तो पूरा प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर रहा है। तो आजकल जो हम कहते हैं हमारे बच्चे तो यही खाते हैं, क्योंकि ये संस्कार जो हैं ये सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं आ रहे हैं, ये पूरे हमारे बॉडी सिस्टम से उनके पास जा रहे हैं। इसलिए जो हम खा रहे हैं हमारी आने वाली तमाम जनरेशन को हेल्प करेगी। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर योग में इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि आप कैसा खाएं, सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि अगर आप सात्विक भोजन खाएंगे तो आपके बच्चों में सात्विक गुण आएंगे। अगर आपने अंडा खाया, मीट मांस खाया, ऐसी चीजें खाई, तो उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि वही तो पूरा कन्वर्ट होके वहां तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, हर का बहुत दूरगामी परिणाम है। तो इसको अगर आप ध्यान से सोच के चलेंगे तो ये हमारे आने वाली जनरेशन को, हम सबको हेल्प करेगा। और एक चीज और भी जानने की जरूरत है कि हमें मिताहार करना है, अल्पाहार के बारे में नहीं सोचना है। जो बॉडी में किस तरीके से हमारा डाइजेशन कब हो रहा है उस तरीके के हिसाब से लेना है, क्योंकि जो हमारी जठराग्नि होती है वो सन की तरीके से चलती है, जैसे सूर्य की किरणें वैसे चलती हैं। मॉर्निंग से लेके जब आप आफ्टरनून तक जैसे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ता है, जठराग्नि ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छा करें, लंच अच्छा करें, कभी भी ब्रेकफास्ट मिस ना करें, क्योंकि आपकी जठराग्नि मतलब जो स्टमक से जो जूसेस निकल रही थी, एसिड जो निकल रहा था उस समय मैक्सिमम निकल रहा, आपने खाया ही नहीं तो वो आपकी लाइनिंग को खा लेगा और आपको एसिडिटी करेगा। लंबे समय तक आप भूखे रह गए तो एसिडिटी करेगा। लंच भी आपको अच्छे से करना है क्योंकि वो पीक टाइम है, और उसके बाद धीरे 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 जैसे सन नीचे की तरफ जाता है आपकी जठराग्नि नीचे कम होती जाती है। इसलिए कहते हैं कि रात का खाना ना खाएं या कम खाएं या फ्रूट्स खाएं, क्योंकि जठराग्नि आपकी कम हो रही है। उस समय में आपने बहुत तला भोजन कर लिया तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी। मौसम का भी इसी तरीके से है, और त्रिदोष को भी आप देखेंगे, जो वात पित्त और कफ दोष है उसमें भी जो पित्त दोष है ये भी हमारे शरीर में इसी तरीके से काम करता है। जब हम बच्चे रहते हैं, उम्र के साथ इसका बहुत वेरिएशन है, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारा कफ दोष ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए बच्चों को कफ की बीमारी ज्यादा होती है। बीच का जो एज है, जो हमारी एज ग्रुप है, उसमें पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वही टाइम है पित्त के रिलीज का। और उसके बाद जब आगे आप उम्र में देखेंगे तो वात की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द होना, वायु की प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है। तो ये भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो मतलब आप कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें एक तरीके से आपकी कोरिलेटेड हैं। और जो हमने कल पंच वायु देखा था, उसमें जो हमने देखा था कि समान वायु, जो समान वायु है उसका मेन रोल है डाइजेशन का। और समान वायु जो है वो अग्नि से स्टिमुलेट होती है, क्योंकि फायर है, हमारी अग्नि जो है वही फूड को बर्न करती है। तो जो भी आप प्राणायाम करेंगे जिसमें कि आपकी पिंगला नाड़ी स्टिमुलेट होगी, जो कि सन की है, तो वो जब स्टिमुलेट होगी तो आपका डाइजेशन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो उन नाड़ी का एक्सरसाइज करेंगे या प्राणायाम करेंगे तो उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो समान और अपान एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये कल हमने डिस्कस कर लिया। ये जो नीचे का पार्ट है समान एंड अपान, ये आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस से, स्पेशली समान आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस से रिलेटेड रहता है। तो यहां तक हमने जो देखा, ये पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में कैसे किस तरीके से काम हो रहा है वो हमने यहां तक कवर कर लिया। यहां पे भी देखेंगे तो ये सोलर प्लेक्सस जो हमने कल डिस्कस किया था, मणिपुर चक्र, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप मींस ये जो चक्र है इसको आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपरली होगा। अब हम योग और आसन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आसन है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो है आपका मंडूक आसन, जो आपके ट्विस्टिंग आसन हैं। ट्विस्टिंग आसन मीन्स मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसमें बॉडी ट्विस्ट होती है। जब आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है तो लिवर है,
स्प्लीन है, आपका इंटेस्टाइन है, ये पूरी तरीके से अपने जूसेस को अच्छे से रिलीज करता है। आप बाहर से अगर देखें, बाहर से भी इमेजिन करें, जब आप मंडूकासन कर रहे हैं, जब आप झुक रहे हैं, तो पूरा प्रेशर जो है आपके किस पर पड़ रहा है? पैंक्रियाज पे, लिवर पे, अंदर के सारे ऑर्गन्स पे पड़ रहा है, जिसके बारे में आप मॉर्निंग में सुन ही रहे हैं। अब आपको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये पूरे दब रहे हैं या हम ट्विस्ट कर रहे हैं लिवर को, मतलब अर्धमत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं, जब ये ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये अब बाइल को ठीक से निकालेंगे, पैंक्रियाज अपने एंजाइम्स को ठीक से निकालेगा, तो आपका डाइजेशन उस तरीके से प्रॉपर हो जाएगा। प्राणायाम में भी अगर आप देखेंगे तो कपालभाति प्राणायाम है, अग्निसार क्रिया है, इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल है आपके डाइजेशन में। योगासनास मैंने आपको बता दिया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, गोमुखासन, इनका रोल है। और मुद्रा के हिसाब से देखें तो समान मुद्रा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी को डाइजेशन की इश्यू है, वो समान मुद्रा लगाता है 15 मिनट के लिए, तो उसको काफी इसमें हेल्प होता है। एक ये सिस्टम कंप्लीट करने के बाद इसी से एसोसिएटेड सिस्टम जो नेक्स्ट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस पर हम अब आगे बढ़ेंगे। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो भी हम बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसको कहीं से तो निकलना है। जो निकलने का तरीका है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ आपका एनस का पार्ट या आपका किडनी का पार्ट नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत जगह से एक्सक्रीशन हो रहा है। आप जो सांस छोड़ रहे हैं वो भी एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। और प्राणायाम एक्सक्रीटरी प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा बल देता है, क्योंकि देखिए आपने अच्छी एनर्जी तो एक्यूमुलेट कर ली, वो आपके इकट्ठी हो गई, लेकिन अगर आपने टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाला ही नहीं तो वो टॉक्सिन भी तो इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक्सक्रीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डाइजेशन है। एक्सक्रीशन में प्रोसेस के ऊपर भी हमें उतना ही ज्यादा ध्यान देना है। तो जो अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। और जो भी अंग इसमें हेल्प करता है उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो इसमें मेन जो ऑर्गन्स आते हैं वो 5 ऑर्गन आते हैं। एक त्वचा, त्वचा कैसे? पसीना है वो हमारी त्वचा से निकल जाता है, सीबम है, स्वेट्स है, नमक भी देखिए आपकी त्वचा से निकलता है। जैसे आपने काले कपड़े पहन लिए तो आपको जब बहुत ज्यादा पसीना आता है उसमें व्हाइट हो जाता है, तो पसीना जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फेफड़ा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, बलगम को निकालता है, वेपर को भी निकालता है। अब देखिए आप ठंड में ऐसे हाथ रखते हैं तो वो भाप बनता है, तो ये भी एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। तो फेफड़ा भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इंटेस्टाइन, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि किस तरीके से वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये एमोनिया के ब्रेकडाउन को हेल्प करता है, एमोनिया को ब्रेक करता है। एमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, उसको ब्रेक करता है। उसके बाद आ जाता है किडनी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर को हम कहते हैं हिंदी में यकृत और किडनी को कहते हैं गुर्दा। तो गुर्दा जो है वो यूरिन को निकालता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इन 5 में से अगर आप पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आप बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके हिसाब से कौन सा है? गुर्दा मैम, गुर्दा, किडनी। गुर्दा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, गुर्दा। बहुत बहुत बधाई, आप सभी ताली पे जाएं। गुर्दा, बहुत अच्छी बात है। गुर्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बॉडी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करता है। तो जो गुर्दा है, आज हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि हमने बाकी चीजें कवर कर ली हैं, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आज हम जो मेन फोकस है जो इन्होंने बताया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, गुर्दे के बारे में। तो जो गुर्दा है उसको आप देखेंगे तो गुर्दा हमारे शरीर में 2 होता है। गुर्दा आगे जो यूरेटर में कन्वर्ट होता है, जो यूरेटर जो ट्यूब है जो गुर्दे से यूरिन को नीचे निकालती है, उसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। और जो जहां पे ब्लैडर में इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं मूत्राशय। और उसके बाद ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। गुर्दे का जो लोकेशन है बॉडी में वो पीठ की तरफ है, पीछे की तरफ है, क्योंकि आगे का तो पूरा पार्ट आपका इंटेस्टाइन से कवर हो गया, वहां तो जगह है ही नहीं। तो जो पीछे का पार्ट है वहां पे गुर्दा रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किडनी का जो पेन होता है, जो स्टोन का पेन होता है, वो आपको बैक में फील होता है, क्योंकि गुर्दे की लोकेशन ही वहां पे है।
और गुर्दे में जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है जो फिल्ट्रेशन करता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन होता है वो हमारी बॉडी में तकरीबन 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी तो 2 किडनी होती है जो कि राजमा की शेप में होती है, उतनी छोटी छोटी 2 किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन्स प्रतिदिन काम करते हैं, जो कि आपके यूरिन को फिल्टर करके 180 लीटर फिल्टर करके पूरा बाहर निकालते रहते हैं। जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है हमारी बॉडी में वो किडनी के थ्रू होती है, और जो ब्लड के प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है वो लंग के थ्रू होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसमें बहुत विशेष ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है। तो रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है, और जो प्यूरिफिकेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। अब जो फिल्टर होने वाली प्रोडक्ट है वो क्या क्या है जो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू निकल जाती है। तो उसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि जो प्रोटीन है उसका जो ब्रेकडाउन होता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं, उसके बाद वो अमोनिया रिलीज करती है, अमोनिया से यूरिया बनता है, यूरिया से यूरिक एसिड बनता है। तो हमारी यूरिन में जो निकलता है वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, स्पेशली यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। तो ये जो यूरिक एसिड है, आपने सुना होगा यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड को आजकल बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इवन हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। अगर आप देखेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो उसको पहले जो सोचा जाता था कि जोड़ों से कि गठिया रोग है तो यूरिक एसिड बढ़ गया, अभी हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है ये हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, अमोनिया से ब्रेकडाउन होके ये यूरिक एसिड बढ़ता है। सपोज आप बहुत ज्यादा मीट, मटन ये सब खा रहे हैं, प्रोटीन का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बनेगा तो यूरिक एसिड उतना ज्यादा बन जाएगा। अब ये यूरिक एसिड को किडनी के थ्रू निकलना है, तो किडनी अगर उतना लोड नहीं ले पा रही, उतना नहीं निकाल पा रही, तो ये आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। और यूरिक एसिड जो है ये ब्लड को विस्कस बनाता है, जैसे कि शुगर। विस्कस बनाना मतलब समझ लें जैसे कि चाशनी गाढ़ी होती है, तो जैसे शुगर उसमें रहता है, चाशनी गाढ़ी होती है, वैसे यूरिक एसिड रहता है, ये भी ब्लड को विस्कस बनाता है। और जैसे ब्लड विस्कस हो जाता है तो क्या होगा, आपके हार्ट की तो धमनी सबसे छोटी है, सबसे पतली है, वहां जाके क्लॉट बन जाएगा, और जब वो क्लॉट बन जाएगा तो आपको हार्ट अटैक होगा। तो इसीलिए यूरिक एसिड को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें ना खाएं जिससे आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, क्योंकि आपका ब्लड विस्कस नहीं रहेगा। और सेम चीज आपके डायबिटीज में भी रोल प्ले करती है, क्योंकि डायबिटीज में हम कहते हैं कि शुगर ज्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि शुगर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ब्लड विस्कस हो जाएगा, चाशनी की तरह हो जाएगा। चाशनी आप जानते हैं कितना गाढ़ा होता है, और जब जैसे गाढ़ा हुआ तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्लॉट होके कहाँ, आर्टरी को ब्लॉक कर देगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और योग भी ये कहता है कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्या, नॉनवेज का सेवन ना करें, अंडा ना खाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, यूरिक एसिड बढ़ा देगा। तो इसको कंट्रोल करें। तो सोचिए ये जो आज हम समझ रहे हैं ये इन्होंने कितने हजारों साल पहले समझ लिया था और हमारे को शास्त्र में लिख दिया था, जिसकी जानकारी हमें अभी प्राप्त हो रही है मॉडर्न साइंस में। तो यूरिन का मैंने आपको बता दिया कि यूरिन के कंटेंट क्या है। यूरिन का जो पीएच होता है वो तकरीबन एसिडिक होता है, और हमारी बॉडी से यूरिन को कंटिन्यूसली बॉडी से निकलना जरूरी है, नहीं होगा तो हमें यूरिन, किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, ब्लैडर स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और गाउट जो यूरिक एसिड का मैंने बताया वो प्रॉब्लम होती है। अब योग का इसमें क्या रोल है, आपने बहुत बार सुना होगा, स्वामी रामदेव जी ने भी बताया है कि भस्त्रिका प्राणायाम से किडनी स्टोन निकल जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से किडनी स्टोन कैसे निकलते हैं, क्योंकि आप जब कंटिन्यूअसली भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, पेट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो जो स्टोन किडनी में है, ये स्टोन को निकलने का रास्ता क्या है, स्टोन यहाँ पे किडनी में है, इनको धीरे धीरे पास होके नीचे से निकल के जाना है। तो ये स्टोन्स जो है धीरे धीरे मूव करके आपके यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। ब्रेक भी होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी ब्रेक हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। तो पानी पीने के ऊपर भी बहुत ज्यादा विशेष उन्होंने बल दिया है, और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम को खास बताया है कि किडनी स्टोन्स को रिलीज करने में इसका बहुत विशेष रोल है। तो ये दोनों चीजें बहुत यहाँ पे ध्यान रखने लायक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अब जो वायु के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कौन सी वायु काम करती है। तो मैं आप लोग में से जानना चाहूंगी कि
जो हमारे एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन की जो क्रिया है उसमें जो वायु है वो कौन सी वायु है जो इसमें हमें हेल्प करती है? अपान वायु। अपान वायु। ये आप लोग मेरे साथ हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो अपान वायु का इसमें रोल है, क्योंकि जो भी हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, उत्सर्जन की प्रोसेस है, वो अपान वायु से रिलेटेड रहती है। मुद्रा में देखें तो ये गुर्दा मुद्रा है, तो गुर्दे की कोई पथरी हो या कोई हो तो इसमें ये मुद्रा हेल्प करती है। मुद्रा में कुछ नहीं है हमारी, अगर आप ये देखें तो इस सिंपल है इसको समझना। ये वाला जो फिंगर है आपका वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट को हम प्रेस कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट को प्रेस कर रहे हैं, और ये आपका सन का फायर का एलिमेंट है, इसको प्रेस करके हीट दे रहे हैं तो ब्रेक हो रहा है। यही तो लिथोट्रिप्सी में हम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो हम मुद्रा लगा रहे हैं वो आपके स्टोन को ब्रेक करके बाहर की तरफ निकाल दे रहा है। तो यहां तक आपको जो मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में क्लियर किया कि किस तरीके से किडनी रोल प्ले कर रही है, कैसे आपकी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोटीन को एक लिमिट में खाने की जरूरत है, और कैसे हमारा खान पान और प्राणायाम हमें इसमें हेल्प करता है। अब हम इस पूरे डिस्कशन के लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं, जो कि है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये पूरे चीजों को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ये किस तरीके से डिवाइड होता है ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये समझ लें कि एक कंट्रोल है, कंट्रोल किस तरीके से वर्क कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूं। जो नर्वस सिस्टम है उसको हिंदी में हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय मीन्स सेंट्रल। और जो पेरिफेरल है उसको हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेरुदंड जिसको बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो है आपका, उसको हम डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि जिसको हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मीन्स ऑटोनॉमिक मतलब अपने आप काम कर रहा है, आपको हर समय तो नहीं पता चलता आपका हाथ कब हिल रहा है, पैर कब हिल रहा है, सांस हम कब ले रहे हैं, कब आपको यूरिन का अर्ज हो रहा है, ये आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इस तरीके से बना हुआ है, उसको कहते हैं हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और सोमैटिक मीन्स शरीर का जो भी काम चल रहा है, सोमा मीन्स बॉडी, वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दो में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय। परानुकंपीय मीन्स पैरासिम्पैथेटिक। इसमें आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पैरासिम्पैथेटिक। तीन चीज पे फोकस करना है। ज्यादा इसमें क्लटरिंग करेंगे तो एक तरीके से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। ये समझिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो बीच का पूरा पार्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उससे बाहर जितना भी कुछ निकल रहा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो बाहर निकल रहा है उसमें जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, आपको जिसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और जो बाकी चीजें हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनॉमिक में दो चीज है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जिसको हम ईड़ा और पिंगला से लेके चलें तो सिंपैथेटिक जो है वो पिंगला है और जो ईड़ा है वो पैरासिम्पैथेटिक है। इस तरीके से अगर आप इसको समझ के चलें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं ब्रेन के बारे में समझने के लिए। ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ब्रेन जो है ऊपर में एक हड्डी से कवर्ड है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। इसमें 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां जो है वो क्रेनियम में एक फाइब्रस जॉइंट से पूरी टोटली टाइट इसको कवर करके रखती है। इसको इतना ज्यादा कवर करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो कोई भी इंजरी होगी तो ब्रेन आपका डैमेज हो जाता है। अब ब्रेन जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन मतलब सामने का पार्ट, मिड ब्रेन जो मिड का पार्ट, और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का पार्ट। ये आपको अगर याद होगा तो हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हमारे ब्रेन का ग्रोथ होता है वो पीछे से आगे की तरफ होता है, इसलिए एनिमल्स में हाइंड ब्रेन तक रहता है। आगे आगे जैसे ही हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया, हमारा फोर ब्रेन उतना ज्यादा एक्टिव होता चला गया। अब फोर ब्रेन जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? एक तो है सेरिब्रम, जो ये ऊपर का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सेरिब्रम।
उसके बाद होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये आपके फोर ब्रेन में हो गया। मिड ब्रेन बीच का एक कनेक्टिंग पार्ट है, इसका रोल ज्यादा नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करना, ब्रेन को बाकी पार्ट से कनेक्ट करने का काम मिड ब्रेन का है। और हाइंड ब्रेन जो है ये पीछे का पार्ट है, इसका मेन काम है बैलेंसिंग का, जो कि मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगी। इसको एकदम सिंप्लीफाई करके समझ के चलें, जो फोर ब्रेन है ये आपका मैक्सिमम पार्ट कवर करता है 66%, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये सबसे ज्यादा इवॉल्व स्ट्रक्चर है। आपकी मेमोरी, इंक्विजिटिवनेस, ड्राइव, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, लैंग्वेज, ये सारा चीज आपके फोर ब्रेन से वो रहता है। इसीलिए हम आग्नेय चक्र के ऊपर इतना ज्यादा, थर्ड आई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये आपके फोर ब्रेन से कनेक्टेड है। जब आप इसको ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं तो आपका फोर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद जो आपका फोर ब्रेन होने के बाद जो आपका सेकेंड पार्ट है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें आपको समझना यह है कि जो थैलेमस है वो बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन को आपके फोर ब्रेन पे लाके दे रहा है। मतलब ये आपके तरीके से समझे तो ब्रेन की आंख और ईयर्स और आईज हैं, तो बाहर में गर्मी है, आपको पता चलता है गर्मी लग रही है, ये कैसे हो रहा है? थैलेमस से। बाहर ठंड है, आपको लगता है ठंड है, ये कैसे हो रहा है? थैलेमस से। और हाइपोथैलेमस जो है वो अंदर के पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस से ही आपका नेचर डिसाइड होता है, एंगर है, लव है, हेट्रेड है, ये सारी चीजें आपके हाइपोथैलेमस से अफेक्टेड रहती है। और हाइपोथैलेमस को योग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। कैसे? अब हाइपोथैलेमस, हम जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप लहसुन है, प्याज है, ये सब का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें सल्फोनिक एसिड होती है जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। और हाइपोथैलेमस अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है तो आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है। तो योगी जो ऋषि मुनि होते थे वो ये सारी चीजें नहीं खाते थे, जिससे कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट ना हो। नहीं तो ये भावनाएं, लव है, हैंगर है, हेट्रेड है, ये सारी भावनाएं जो आपको योग के रास्ते में एक अवरोधक के फॉर्म में रहती है, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये सारी भावनाएं एक्टिवेट होगी, इसलिए हाइपोथैलेमस को शांत करके रखा जाता है। इसीलिए ये सारी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। इसके साथ साथ एक चीज और भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिप्पोकैम्पस। ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। हिप्पोकैम्पस का काम है मेमोरी को एक्टिवेट करना। मेमोरी का जो भी हम चीजें याद रखते हैं वो आपके फोर ब्रेन में और साथ में हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड रहती है। जो हिप्पोकैम्पस है, इसका जो पुराना काम था वो था स्मेल का, ऑल्फैक्शन का, वो ये इसका पुराना रोल था। अब इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो मेमोरी का। तो इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम, इसलिए नाक से सांस लेने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे अंदर एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जहां से ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डायरेक्टली हिप्पोकैम्पस से कनेक्टेड रहती है। इसलिए जब आप प्राणायाम करते हैं, आपकी नेजल से जो रिसेप्टर्स जाते हैं वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन नेति में भी इसका रोल दिया गया है। नेति में भी जब आप नोज को स्टिमुलेट करते हैं, सिर्फ नेजल क्लीनिंग नहीं हो रही है, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो रहे हैं और आपका हिप्पोकैम्पस स्टिमुलेट हो रहा है और आपकी मेमोरी बढ़ रही है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जानने की जरूरत है। तो हिप्पोकैम्पस का मैंने आपको रोल बताया, फोर ब्रेन का रोल बताया, और इसके साथ साथ आपको मैंने हाइपोथैलेमस का रोल बताया कि हाइपोथैलेमस को हमको प्रॉपरली स्टिमुलेट करना है, बहुत ज्यादा इन चीजों का सेवन नहीं करना कि हमारे अंदर ये भावनाएं आए। इसके बाद हम एक छोटा सा रोल जानने की कोशिश करेंगे मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन बाहर से सिग्नल को अंदर लाता है और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। एक तरीके से समझे तो एक चोटी की तरह है, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, बस इसका इतना ही रोल है। इसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन में। जो हाइंड ब्रेन है ये आपके सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो मेडुला वाला पार्ट है। मतलब कि जो भी ऑटोनॉमिक प्रोसेस हो रहा है, जो हमने बताया था, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोना, जगना, जो भी हम ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन, वो सारी मेडुला में कनेक्टेड है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मेडुला का जो रोल है, हम फोर ब्रेन में शिफ्ट करना चाहते हैं। रेस्पिरेशन को सचेतन सांस लेंगे तो वो मेडुला से शिफ्ट हो जाएगा फोर ब्रेन की तरफ। तो ये वही फोर ब्रेन है जो इसको नॉर्मल लोगों में जो इसके फंक्शनिंग को मेंटेन करता है।
इसके साथ साथ जो एक पॉन्स है ये आपके स्लीप को कंट्रोल करता है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और साथ में सेरिबेलम है, ये आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है तो ये सेरिबेलम की वजह से होता है। जो अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं उनका मूवमेंट का प्रॉब्लम रहता है, वो हिल हिल के चलते हैं। बच्चों में सेरिबेलम कम डेवलप होता है इसलिए उनका हिलने का रहता है। जब ये सेरिबेलम स्टेबल हो जाता है तो ये मूवमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हाइंड ब्रेन का रोल इतना ही है। ये आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आपको पता रहे कि कहाँ पे हमारा क्या रोल प्ले हो रहा है। सेरिबेलम सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये मैंने आपको बता दिया, और इसका रोल जो है बैलेंसिंग के लिए है। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें तो आपका ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको हम कहते हैं मेरु रज्जु, हिंदी में हम कहते हैं मेरु रज्जु, जिसमें से नर्व्स निकलती हैं। हमारी ब्रेन से 12 नर्व्स निकलती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स, और इससे आपकी 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं जो कि पूरे बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करती है। आपको इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नर्व याद रखने की जरूरत है वो है क्रेनियल नर्व, जो आपकी वेगस नर्व है। वो कैसे रोल प्ले करती है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी छोटे छोटे 2-3 स्लाइड्स हैं जिसमें मैं बस आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है वो मैं आपको बता दूंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किसी को तो काम करना है। नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, आप ऑफिस में हेड होते हैं तो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ये सारा सबऑर्डिनेशन का जो काम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगी और यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होकर आपके बॉडी पर काम करेगी। जब आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा तो हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसलिए कहते हैं ना, ये ऊपर के दिमाग से काम नहीं करता, स्पाइनल लेवल पे काम करता रहता है। मतलब ये ऊपर से इसका रिलेशन नहीं, कुछ चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ही काम होती रहती है। तो सेकंड ब्रेन जो होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, प्राणायाम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने पर विशेष जोर दिया गया है, खास करके पैरासिम्पैथेटिक को, जिसको कि कामिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है। मतलब आप समझें कि आप सो रहे हैं, सुबह आपको उठाया गया, उठते ही आपकी हार्ट रेट बढ़ी, आपको काम करना, आपको याद आ गया मेरे को क्या क्या काम करना है, आप जल्दी 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 सारा काम करने लगे। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का मतलब ही है कि बॉडी को उठकर काम करने की शक्ति देना। तो जल्दी जल्दी बॉडी काम करती है। तो ये, इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसको यहाँ विशेष तरीके से मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, आपने देखा होगा हार्ट अटैक जब होता है वो मोस्टली मॉर्निंग टाइम में होता है, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट उसी समय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा होता है, लकवा मारता है। आपने देखा होगा रात को 4 बजे वॉशरूम में गए थे, लकवा लग गया। कैसे? क्योंकि उसी समय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ता है। और इसीलिए कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करिए, अपने वेगस स्टिमुलेशन को बढ़ाइए। ये जो सुबह 4 बजे उठना बताया जा रहा है, आपकी ये क्लास 8 बजे भी तो हो सकती थी, सुबह ही क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई कि आप अपने सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को शांत करिए और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करिए, जो आपकी बॉडी को काम कर दे। काम करना इसलिए क्यों जरूरी? काम मीन्स एक तरीके से उसको कामिंग रिस्पॉन्स हो, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अधिक होगा तो आपका हार्ट रेट अधिक बढ़ेगा। अब कल की क्लास में जाइए, आपका रेस्पिरेटरी रेट उतना अधिक बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी रेट अगर अधिक बढ़ा है तो आपकी आयु कम होगी, और आपकी बॉडी में जो मैंने कल बताया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जानी है, हार्ट रेट इतना फास्ट काम कर रहा है, पेट्रोल भरने की जगह ही नहीं है, तो आपका वहां पे भी रोल प्ले हो रहा है। तो जब आप पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को एक्टिवेट करेंगे तो आपका ये सारा कामिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन हमारी बॉडी में होता है, जिसको हम कामिंग रिस्पॉन्स कहते हैं, वो किस चीज से होता है? वो आपका मेडिटेशन से, प्राणायाम से, योगासना से आपकी बॉडी काम होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है, जिस नर्व का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है वेगस नर्व। आप एक नर्व अगर आज की डेट में याद रखना चाहते हैं तो बस वेगस नर्व याद रखिए, क्योंकि वेगस नर्व ही है जो आपके प्राणायाम में थ्रू एंड थ्रू काम कर रही है। वेगस नर्व जो है, 10th नर्व जिसको हम कहते हैं,
इसका नाम वेगस, वेगस वर्ड है लैटिन से निकला हुआ, इसका मतलब होता है वैंडरिंग नर्व। ये होती वैंडरिंग नर्व है लेकिन हमको स्टेबल कर देती है। अब वैंडरिंग नर्व कैसे है? क्योंकि इसका कोर्स सबसे ज्यादा लंबा है बॉडी में। ये ब्रेन में जो मैंने आपको बताया, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले कर रही है, वहां से शुरू होती है और कहां कहां तक जाती है। देखिए वो यहां से शुरू होगी, आपके गले तक जाएगी, गले से नीचे ईसोफेगस में जाएगी, ईसोफेगस से हार्ट में जाएगी, हार्ट से लेके आपके स्टमक में जाएगी और आपके फाइनली स्टमक में जाके ये क्लोज होती है। मतलब इतने लंबे रोल प्ले करती है। और इसीलिए योग शास्त्र में स्टमक तक, पूरा ऊपर से स्टमक तक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और सारे स्टिमुलेशन यहाँ पे किए गए कि आपकी वेगस स्टिमुलेट हो और आपका कामिंग रिस्पॉन्स हो। कैसे ये होता है कामिंग रिस्पॉन्स? आप देखिए, मैं आपको, आप जो कर रहे हैं उसी से मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। सबसे पहले आपको जब षट क्रिया में आपको आहूजा गुरुजी ने बताया होगा, जब आपकी क्लास हुई होगी, कि आप जब सुबह उठते हैं तो मुंह में उंगली डालें, गैगिंग रिस्पॉन्स करिए, आंखों में पानी डालिए, ठंडा पानी डालिए, फेस को ठंडे पानी से धोइए। जब आप फेस को ठंडे पानी से धोते हैं तो ये नर्व जो है ये पूरे यहाँ से निकल के जा रही है, तो वेगस नर्व आपकी फेस में ठंडे पानी डालने से स्टिमुलेट होती है, कामिंग रिस्पॉन्स होता है। इसलिए जब आपने देखा होगा, आपको माँ उठाती आपको बोलते ठंडे पानी से मुंह धो। आपने बचपन में सुना होगा, दादाजी सब लोग कहते थे उठो उठो ठंडे पानी से मुंह धो। ठंडे पानी से धोते ही आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी बॉडी में कामिंग रिस्पॉन्स होता है। नंबर 1 ये। इसके साथ साथ जब आपको मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो ये नर्व गले से भी होते हुए जा रही है। जब आप मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो आपका वेगस नर्व यहां से स्टिमुलेट होता है, वो भी आपको कामिंग रिस्पॉन्स देता है। इसके साथ साथ जब आप गहरी सांस भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, जब आप प्राणायाम कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, तब भी आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है। इसके साथ साथ जो आपको गुरुजी ने बताया है कि ये कंप्लीट करने के बाद आप हास्य आसन करें। जब आप बहुत जोर से हंसते हैं, आपने देखा होगा तेजपाल गुरुजी बहुत अच्छे से हंसने का वो करवाते हैं। जब आप हंसते हैं दिल खोल के, इसमें भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, तो हास्यासन भी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। इसके साथ साथ आप म्यूजिक थेरेपी जो करते हैं उसमें आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। जो आप फास्टिंग करते हैं उसमें आपका पेट शांत होता है, पेट में जो वेगस नर्व जा रही है उसको रिलैक्स करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इतने अच्छा। उसके साथ साथ में जब हम आसन करते हैं, मंडूक आसन कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तब भी ये नर्व स्टिमुलेट हो रही है, तो ये भी आपको एक तरीके से रिलैक्स कर रही है। तो इतने तरीके से आपकी वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो रही है। 32-33 तरीके हैं जो आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के, जिसको कि अगर आप अपने जो कर रहे हैं, जो मॉर्निंग में करते हैं, अगर आप उससे कोरिलेट करें तो सारी चीजें आपको काम करने के लिए की गई हैं, शांत करने के लिए की गई हैं। तो जो शांत कर रहा है वो कौन कर रहा है? वेगस नर्व। वेगस नर्व जब शांत करेगी आपके सारे ऑर्गन शांत होंगे, आपकी बॉडी के ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपके रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, आपका हार्ट रेट कम होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। और क्योंकि आपका सर्कुलेशन स्लो हो रहा है तो ब्रेन में उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो ब्रेन भी शांत तरीके से काम करेगा। तो एक तरीके से आपका ब्रेन, माइंड और सोल तीनों का एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। इस डायग्राम में आप देखेंगे, ये देखिए इस डायग्राम को कंपेयर करिए। यहाँ पे जो नर्व्स हैं ये अलग अलग ऑर्गन में जा रही हैं, सिंपैथेटिक, और ये वेगस नर्व है, ये देखिए एक ही है जो हर ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रही है। लिवर को स्टिमुलेट कर रही है, स्टमक को स्टिमुलेट कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर रही है, पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर रही है, सब ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रही है। तो सारे बीमारी की जो इलाज है वो है अपने आप को शांत करना, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना। इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, एंडोक्राइन सिस्टम में किस तरीके से रोल प्ले करता है। क्योंकि आपकी जो मेन बीमारियां वो क्या है, वो मेन बीमारी है आपकी थायराइड की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी। ये किस तरीके से होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, मैंने आपको बताया था, ये मेन एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोलिंग सेंटर है। जब आप प्राणायाम करते हैं, इवन आसन, जो जैसे आप
शीर्ष आसन करते हैं, सर्वांग आसन करते हैं, हल आसन करते हैं, इसमें आप ब्रेन के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब आपका ब्रेन का सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं तो उस समय क्या होता है, ये अपने आप में एक्टिव हो जाती है, और जब ये एक्टिव होती है तो आपके यहीं से सिक्रीशन निकल रहा है। इस सिक्रीशन को हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसी जहां थायराइड में जाएगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिस जगह में जाती है उसको स्टिमुलेट करती है। तो ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जब ये प्रॉपरली रिलीज होगी तो थायराइड को क्लियर करेगी, जब ये प्रॉपरली रिलीज करेगी तो पैंक्रियास से इंसुलिन को रिलीज करेगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग प्रोसेस होगा। इवन रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होगा, क्योंकि यहीं से सारी हार्मोन है जो आपके बॉडी तक पूरी तरीके से रोल प्ले कर रही है। तो अगर आप देखें, मैं आपको एक डिजीज के एग्जांपल से बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें आपका मल्टीपल इफेक्ट हो रहा है। आप डायबिटीज को देख लें, सेंट्रली कैसे इफेक्ट हो रहा है, आपका पिट्यूटरी ठीक से काम कर रहा है, वो पैंक्रियास से इंसुलिन को निकाल रहा है, और इंसुलिन निकाल रहा है तो प्रॉपरली इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं हो रही। नंबर 1 ये। लोकली कैसे इफेक्ट हो रहा है, जब आप मंडूक आसन कर रहे हैं और अर्धमत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं, शशक आसन कर रहे हैं, तो आपने उसको कॉम्प्रेस कर दिया। जैसे ही उसको कॉम्प्रेस किया तो यहाँ के नर्व ले तो नर्व, नाड़ी ले तो नाड़ी, वो स्टिमुलेट हो रही है, वो स्टिमुलेट हो रही है तो यहाँ से इंसुलिन को प्रॉपरली रिलीज कर रही है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि यहाँ तो हो गया इंसुलिन रिलीज हो गया, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ मोस्टली प्रॉब्लम इंसुलिन की नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन की। इंसुलिन की प्रॉब्लम मोस्टली डायबिटीज में, जिनको बचपन से डायबिटीज हो जाता है जिसमें इंसुलिन रिलीज नहीं होता, वो प्रॉब्लम होती है। हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है, इंसुलिन तो निकलता है लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती ग्लूकोज को, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो सेंसिटिव ही नहीं है ग्लूकोज को अंदर लेने के। आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो बन रहा है, अब आपकी बॉडी अगर ग्लूकोज को ले ही नहीं पा रही तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब ये कैसे सेंसिटिव हो रही है, जब आप योगासना कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप उस सेल को स्टिमुलेट कर दे रहे हैं कि वो प्रॉपरली ऑक्सीजन ले। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेशन अच्छा हो रहा है। जब ऑक्सीजन वहां अधिक पहुंच रहा है तो वो ग्लूकोज को लेके एनर्जी बनाएगा। तो जब आपने यहाँ पे इन सब चीजों को स्टिमुलेट कर दिया तो आपकी बॉडी ग्लूकोज अधिक लेगी। जब ग्लूकोज बॉडी में चला जाएगा तो आपको डायबिटीज कैसे होगा, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से इंसुलिन जो काम कर रहा है, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराना। तो उसने तो इंसुलिन तो निकाल दिया, अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के लिए क्या करना है, ये सेल ले भी तो ना। मैं आपको कोई नॉलेज दे रही हूँ लेकिन आप उसको लेने के लिए रिसेप्टिव ही नहीं है, तो वो नॉलेज आप तक जाएगी कैसे। तो ये रिसेप्टिव कौन बना रहा है, ये आपको योगासना प्राणायाम बना रहे हैं, जो कि आपके सेल्स को इस तरीके से बना देंगे कि वो आपके ग्लूकोज को ले लेगी। तो 3 तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है। तो डायबिटीज की बीमारी आधे से अधिक आपके योग से कंट्रोल हो जा रही है अगर आप ये चीजें कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसमें और अधिक दवाई लेने की जरूरत है, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर इतना भी कर ले कोई, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक ऑर्गन का बताया। इवन थायराइड में भी अगर आप ले लें तो क्या कर रहे हैं आप, थायराइड के लिए आप उज्जयी कर रहे हैं, उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं, इवन सेतुबंध आसन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपका ये स्टिमुलेट हो जा रहा है। ये स्टिमुलेट होगा तो यहाँ की ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ की जैसे ही ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो रही है तो वो सिक्रीशन अपने आप करेगा, साथ में ब्रेन सिक्रीट कर रहा है, तो फिर थायराइड की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो योगा किस तरीके से हेल्प करता है, मैं आपको एक लास्ट में ब्रीफ में बताऊंगी। बॉडी माइंड सोल को बैलेंस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ जाता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, मतलब जिसको हम एजिंग कहते हैं, उस समय जो डीजेनरेशन प्रोसेस है वो फोर ब्रेन से पीछे की तरफ जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि जो लड़खड़ाने की प्रोसेस है वो बाद में बुढ़ापे में आती है, मेमोरी लॉस पहले होता है। बुढ़े लोग जब हो जाते हैं तो उनकी मेमोरी जल्दी लॉस हो जाती है, क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो जल्दी डीजेनरेट होता है। तो अगर आप प्राणायाम करेंगे, योगासनास करेंगे, तो आपका फोर ब्रेन एक्टिव रहेगा, उतनी देर तक आप यंग रहेंगे, क्योंकि आप उसका मसल पावर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर लेंगे। इसके साथ साथ
पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मैंने बताया किस तरीके से आपको कॉमिंग रिस्पॉन्स करेगा। रेस्पिरेशन कैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा से फोरब्रेन की तरफ चला जाएगा, और जब आप कॉन्शियस रेस्पिरेशन करने लगेंगे तो आपके पूरा बॉडी का ऑक्सीजनेशन प्रोसेस इंप्रूव होगा और आपके हायर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको नाड़ीज के बारे में फिर से बताना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में, कि नाड़ीज जो हैं उनको नर्व से ना कंफ्यूज करें। इसको मैंने नर्वस सिस्टम के लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि नाड़ी जो है वो नर्व नहीं है, ये पूरे प्राण को फ्लो करने के लिए एक चैनल है, उसमें नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फेटिक चैनल्स भी हैं, सारी की सारी चीजें हैं, और ये हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी को फ्लो कर रही हैं। इसको इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि हमारे चंद्र और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करना है, चंद्र नाड़ी आपकी वेगस से बैलेंस हो रही है, इसको आप पूरी बैलेंस करेंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, और सुषुम्ना नाड़ी जैसे ही एक्टिवेट होगी आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और आपका योग में जो मेन आपका एम था कि हमारा हायर डेवलपमेंट हो, हम समाधि तक पहुंचे, धारणा ध्यान समाधि तक कैसे पहुंचे, तो जब आपके ये पूरे चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो धारणा ध्यान समाधि आपको अपने आप मिल जाएगी। ये योग सूत्र में भी कहा गया है कि आपका काम यहीं तक फिनिश है, उसके बाद धारणा ध्यान समाधि ये अपने आप अचीव होता है, इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोलकर ही बता दिया है। ये मेरा कंक्लूडिंग स्लाइड है। ये सुश्रुत ने आज से लगभग 3000 साल पहले 800 BC में कहा था। ये इस पूरे चीज का एक मंत्र है, सम दोषः समाग्निश्चः सम धातु अक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्य मिधीयते। इसका अर्थ जो है मैं आपको ब्रेकअप करके बताऊंगी। इसका जो अर्थ है सम दोष में का अर्थ है जिस व्यक्ति में दोष, वात पित्त और कफ दोष समान अवस्था में है। सम अग्नि मतलब जिसकी अग्नि, जठराग्नि, धातु अग्नि, भूताग्नि समान अवस्था में है। धातुएं, सम धातु मतलब जिनकी धातुएं समान सम प्रमाण हो। सम धातु मूल क्रिया का मतलब मल मूत्र स्वेद जो भी क्रियाएं हैं ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, प्रसन्न मन है, आत्मा और इंद्रिय और मन जिनके स्वास्थ्य हैं, तो ऐसा व्यक्ति ही स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब बॉडी इज नॉट जस्ट माइंड और फिजिकल बॉडी। जब आपके दोष शांत हैं, जब आपकी अग्नि शांत है, जब आपके अग्नि समभाव है, जब आपके धातु जो है वो एक भाव में है, जब आप मल की जो क्रियाएं कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रही है, जब आपकी आत्मा, इंद्रिय, मन सब प्रसन्न है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। ये बात उन्होंने उस समय में कह दी थी जिसको कि आज हम समझ रहे हैं। तो इस बात को समझकर हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको एक अपनी सोच के, अपनी समझ के साथ करें, और आप जो योग गुरु बनेंगे उसी नॉलेज को आगे आप लोगों तक पहुंचाएं। इसी इच्छा के साथ और इसी भाव के साथ मैं अपनी वारी को विराम दूंगी। ओम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये तो एक अद्भुत, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा क्षण था कि हम लोग सभी उठने की स्थिति में ही नहीं थे कि हम चुप हो जाएं, हम तो चलता रहे। इतना ज्ञानवर्धक प्रक्रिया होगी थी ये सारी की सारी। मैंने ऑलरेडी बहुत बोल दिया है, लेकिन मैं स्वेच्छा से एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। हृदय से रखे बहन, बिल्कुल। हाँ, देखिए, मैंने इस कोर्स को करने से पहले, ये मैं स्वेच्छा से बोल रही हूँ, इसको मुझे किसी ने बोलने के लिए कहा नहीं था। मैंने इसके पहले बहुत सारे कोर्सेस किए थे, मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैंने ये जाना है कि ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। आप ये जो 30 दिन 40 दिन जो भी आप बिता रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का रूपांतरण, जो तेजपाल जी कहते हैं,
तेजपाल जी के शब्द में है कि ये आपका रूपांतरण कर देते हैं, ये आपका रूपांतरण करेंगे। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बहुत सारे हैं और उनका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उसमें आपको या तो प्राणायाम पर ही जोर दिया जाता है, ज्यादातर प्राणायाम पर ही जोर दिया जाता है, उसमें भी एक प्राणायाम कराया जाता है, आसन के बारे में नहीं बताया जाता। और साथ में ये जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है, क्या खाएं, कैसे खाएं, मुद्रा क्या है, आपकी योग सूत्र की क्लास होगी, ये सारी चीजें उसमें नहीं बताई जाती। नंबर 1 तो ये। दूसरी, उसमें जो आपके पैसे जो लगते हैं, जो खर्च होता है, और जो एक 1100 रुपए में यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये एक अद्भुत चीज है। 1100 रुपए तो आप एक डॉक्टर को फीस और 2-4 गैस की दवाइयां खरीद लीजिए, उसी में चला जाता है। तो एक 1100 रुपए में आपको इतने ज्यादा मतलब मेहनत से जो ज्ञान आपको प्रदान कर रहे हैं, और जो आपके गुरु लोग लगे हैं, मतलब आपके, मतलब हमारे, आपके नहीं मेरे भी हैं, मतलब जिस तन्मयता से ये सुबह उठ के और शाम को जो क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, ये बहुत सराहनीय, बहुत ज्यादा। मैं बोलती हूँ इतने जितने भी आप कोर्स कर रहे हैं, आप इस कोर्स को बिल्कुल लाइटली ना लें। और इसमें जो आपको ज्ञान मिल रहा है, इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी और कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो नहीं पड़ रही, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको जो भी है, इतनी अच्छी पैकेजिंग है। मैं बोलती हूँ मतलब ज्ञान सिर्फ नहीं, इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि सुबह ये कराना है, शाम को पढ़ाना है, और उसका पूरा नॉलेज लेके एग्जाम भी लेना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी छूट जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला है। आपका प्रॉपर टाइप एग्जाम होगा, आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, और जो मैंने बताया उससे आप अपना कामिंग रिस्पॉन्स रखेंगे, और फिर आप एक योग गुरु बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मैं बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस करती हूँ। धन्यवाद बहन, निश्चित रूप से हमें भी बहुत ही अच्छा गर्व की बात है ये हमारे लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ही एक गुरु बंधु या गुरु भगनी आज इस स्थिति में है कि हमें गर्व महसूस हो रहा है। और आपने जो एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति को हमारी प्राचीन पद्धति के साथ जो उसका मिलान किया है, निश्चित रूप से ये गौरवशाली पल थे। और इससे पहले हमने भी बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उदाहरण स्वरूप आपने जिन बातों को समझाया है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे मन में धारण कर जाएंगी। और फिर ये जब धारण कर जाएंगी तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बोलना भी बहुत आसान हो जाएगा। आज मैंने भी आपके सिर्फ 2 पंक्तियों को तो मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा, और उनका मैं उच्चारण भी करना चाहूंगा। बेटी और रोटी का सम्मान बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है, रेमिंग वर्ड हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आप इसमें भाव देखिए, बेटी और रोटी, है ना। अरे हम तो ये मान के चलते हैं कि देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इतना गर्व महसूस कर रहा हूं मैं, हमारे बीच में शिल्पी बहन इकलौती ऐसी वक्ता है पूरे कार्यक्रम में, जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हर चीज में वो हमारे अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, है ना, और अपने व्यक्तित्व उनका इतना उच्च है। लेकिन मैंने एक बात कही थी ना पहले, विद्यार्थी वाली, कि पहले विद्यार्थी बनना सीखें। मैंने बहुत बड़ी बात, बड़ी गहराई वाली बात इसीलिए तो कही थी, मैं तेजपाल सिंघल को साइड में रख दूं, सिर्फ मैं जो मेरा एक मूल, मैं जो व्यक्तित्व हूं, मैं उसमें रहूं और एक विद्यार्थी बन जाऊं, तो मैं बहुत कुछ सीख लेता हूं। लेकिन कहीं मैं तेजपाल सिंघल अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मैं सीख नहीं सकता, और मैं उस शिखर तक नहीं पहुंच सकता जिस शिखर का उदाहरण आज बहन आपने प्रस्तुत किया है। तो मैं पूरे संगठन की तरफ से आपके उस भाव को, विचार को नमन और वंदन करता हूं। दूसरी बात भी जरूर कहना चाहूंगा, दांत और आंत। आज मैंने 2 शब्दों का ये प्रयोग किया है, और मैं निरंतर इन शब्दों को आपके प्रतिफल के रूप में, कि आपसे मैंने ये 2 शब्द ग्रहण किए हैं, इनका मैं आगे भी प्रयोग करूंगा। देखिए, दांत का कार्य आंतों पे छोड़ोगे तो सवेरे तो कष्ट होगा ही, है ना। तो इसलिए भाइयों, ये 32 दांत दिए हैं, 32 बार जुगाली करा करें, 32 बार चबाया करें। जितना बारीक पीस के लिक्विड फॉर्म में उसको अंदर भेजेंगे, उतना ही सवेरे आनंद में कम समय लगा के बाहर आएंगे। इसलिए दांत और आंत, इनका कार्य जो भी है,
तो उस कार्य को पूर्ण कराना है। अर्थात दांत का कार्य कहीं आपने आंत पर छोड़ दिया तो सवेरे आपको कष्ट होगा। तो धन्यवाद बहन, 2 पंक्तियां आज मेरे पास और ऐड हो गई हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसी बहन का मैं नमन करता हूं। बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि हम जो कुछ बनाना चाहते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पैकेज बनाया है, ये हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। उन्होंने, उनकी जो दृष्टता है इसमें, उनका दृष्टा भाव है वो बहुत बड़ा है, और उसको प्रमाणिक रूप से आपने प्रमाणिक रूप से उसको प्रस्तुत किया है। तो आज हमारी बात प्रमाणिक रूप से ये सिद्ध हुई है, क्योंकि मनुष्य मांगता है प्रमाण। जब तक उसको प्रमाण नहीं मिलता ना, वो उसको स्वीकार ही नहीं करता। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। आज आपने हमारी उसी बात को बड़ा सहज कर दिया, बहुत सरल कर दिया हमारे लिए। इनके कुछ ऐसे जो टेक्निकल शब्द हैं, शायद हम पहले उनका उच्चारण नहीं कर पाते थे या उनको शायद बोल नहीं पाते थे। तो आशा करता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो हिंदी प्रेमी है वो भी कुछ टिपिकल शब्द याद करेगा, कोशिश करेगा उन चीजों को यूज करने की, और हम भी इसमें कुछ और रोचक चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। 2 चीजें तो पकड़ी गई हैं, इनका तो मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रयोग करूंगा। और जब भी मैं प्रयोग करूंगा तो आपकी याद, आपका जो उसमें प्यार है वो कहीं ना कहीं झलकेगा। तो इसके लिए मैं अब पुनः पूरे संगठन की तरफ से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और भविष्य में भी आपसे ऐसी कामना रखते हैं कि जब भी बहन को हम याद करेंगे तो बहन कहीं ना कहीं संगठन के लिए, अपने इन प्यारे भाइयों के लिए, गुरु बंधुओं के लिए, बहनों के लिए आप समय जरूर निकालेंगी। ओम जी, ओम जी, 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगी, 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगी शिल्पी मैम के लिए। डॉक्टर साहब, सच अ ब्यूटीफुल वे आपने जो समझाया, बड़ी आंत, छोटी आंत, दांत, आप सब कुछ, एंड द वे भगवान ने वो सिस्टम बनाया, जो पाचन तंत्र, निकासन, श्वसन, तो आपने इतनी अच्छी तरह समझाया है कि लगता है वाओ कि भगवान ने कितना अच्छा बनाया है, और हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी ब्यूटीफुली यू शेयर्ड एवरीथिंग। ओम, धन्यवाद। थैंक यू डेजी। बहन से मैं आज भी कार्यक्रम का जो समापन है, मैं, अच्छा हाँ डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, तो वो कुछ शायद कुछ 2 शब्द बोलने के लिए, डॉक्टर साहब प्लीज, अभिनंदन है आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आज मैं पहली बार अपने आप बोलने लगा हूँ, आगे तो आप कहते हैं बोलिए, आज मैं पहली बार बोलने लगा हूँ। आज मुझे लेक्चर सुन के 2 दिन से मुझे ये लगा कि काश डॉक्टर शिल्पी जो है वो मेरी टीचर होती, और मैं भी शायद बायो में चला जाता मैथमेटिक्स छोड़ के। और शुक्रिया। आज मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, भाई साहब ने एक ही लाइन बोलने का है। तेजपाल जी ने हमें बहुत सारे रत्न दिखाए हैं, बहुत सारे रत्न, और आज कल में इन्होंने एक दिखा दिया कि हमारे पास हीरा भी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपके जो शब्द हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और हमारे को शक्ति प्रदान करेंगे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और आप हमें ऐसे ही मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इसी आशा के साथ आज के हम जो ये कक्षा है इसका समापन करेंगे। बहन शिल्पी, शब्दों में कल ऊपर नीचे हुआ था, आज प्रयास करेंगे सही करने का। हाँ जी जी, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक। हाँ, अब हम शांति पाठ करेंगे। आप सब अपने माइक को म्यूट करेंगे और मेरे साथ शांति पाठ करेंगे। ओम ध्योः शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।